नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करता हूँ, जिसको मैं योगाहार कहता हूँ। योग शास्त्रों ने काफी बातें हमको बताई है, जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पीन में कैसे ध्यान रखने चाहिए, ये सारी बातें योग में बताई हुई है। तो योग शब्द बहुत बड़ा है और योग में अष्टांग योग जो है पतंजलि महर्षि पतंजलि ऋषि ने दिया था, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 मुद्दे पे उन्होंने पूरी लाइफस्टाइल बताया है। बाजार में जो योग है प्राणायाम और आसन के ऊपर ज्यादा चलता है और आसन और प्राणायाम के ऊपर बाबा रामदेव ने काफी काम किया है और लोगों को योग को घर घर लोगों के घर तक पहुंचाया है उन्होंने। और उनके प्रयत्नों के हिसाब से दुनिया ने योग दिन 21 जून को पूरी दुनिया योग दिन इंटरनेशनल योगा दिवस के नाम से उसको अ, उजाती है, वो करती है और दुनिया ने उसको मान लिया है। तो सेलिब्रेट पूरी दुनिया करती है एक दिन के लिए, लेकिन हमको क्या करना है कि वो तो हमारे लिए हर रोज सेलिब्रेशन होना चाहिए। योग की व्याख्या में यम नियम आता है। यम और नियम दो चीज बहुत काम की है। यम के अंदर सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो ये सत्य शब्द जो है वो बहुत काम का है। आपको हर घटना, हर आपके जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, चाहे शरीर की हो, बीमारी की हो, घर में हो, कुटुंब में हो, बिजनेस में हो, समाज में हो, देश में हो, सब चीजों के पीछे रियलिटी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये रियलिटी को समझने के लिए ही हम यहाँ योगाहार पे बात करते रहते हैं। तो आहार का इंजीनियरिंग जिसको मैं बोलता हूँ, ये है आहार का इंजीनियरिंग, जिसको मैं योगाहार बोलता हूँ। तो योगाहार सबके लिए काम का है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सबके लिए। तो आरोग्य का पंचामृत क्या बोलता है कि भी बीमारी आने के जो मेन कारण है, कॉज है, वो एक ही है कि आप तीनों टाइम पकाया खाओगे, खाया हुआ मजदूरी करके पाचन नहीं करोगे, या आप मेहनत करके खर्च नहीं करोगे, तो बीमारी आएगी। तो जो लोग बीमार है वो जितना खाते हैं उसके सामने मजदूरी नहीं करते हैं और तीनों टाइम पकाया खाते हैं, एसिडिक खाते हैं, इसीलिए शरीर में बीमारियां हैं। आप रॉ फूड खाइए, कच्चा खाइए। रॉ फूड जो होता है वो अल्कलाइन होता है और हमारा शरीर का एटमॉस्फेयर जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए। तो रॉ फूड कभी बीमारी नहीं लाता है। तो खुराक से ही रोग आते हैं, खुराक से ही रोग जा सकते हैं। रोग आने का दूसरा कारण ये भी है, शरीर में कचरा इकट्ठा होता है और कचरे के कारण 80% से ज्यादा बीमारियां होती है और 20% से कम बीमारियां वो न्यूट्रिशन के अभाव से होती है। तो शरीर को सही खुराक नहीं देने से भी शरीर में बीमारियां आती है। तो शरीर में कचरा इकट्ठा न होए इसके लिए आप एनिमा लेते रहिए हर रोज, तो आपकी आंतों की सफाई रहेगी। मल शुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हो। एक टाइम उपवास कीजिए, हर रोज शरीर में से कचरा निकालने का मौका दीजिए। तो ये एनिमा रेगुलर चाहिए। और बीमार है तो आप डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए। जो लोग बीमार नहीं है वो डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट कफ वायु बढ़ाने का काम करता है। तो हमारा योगाहार में हम शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये तीनों चीज पे बात करते हैं, ध्यान रखने के लिए बताते हैं। तो योगाहार का ये पूरा चित्र है जिसमें हम शरीर सफाई, शरीर का खुराक और स्वाद, खुराक कैसा, कब, कितना लेना है, कौन सा खुराक क्या करता है, शरीर में ताकत कौन देगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, शरीर में कारीगर कौन देगा, ये सारी बातें हमने यहाँ बताई हुई है। खाने का तरीका भी यहाँ चित्र में बताया हुआ है। तो ये योगाहार को समझने के लिए आपको पूरा कोर्स के वीडियो सारे देखने पड़ेंगे और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी
कोर्स की। तो साथ में हमारे सेंटर्स के कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की भी लिंक आपको ये नंबर पे हेलो हाई करने से मिल जाएगी। आज एनडीएस योगाहार में प्रश्न है, एक भाई ने मुझे पूछा कि साहब ये 2-3 दिन से बवाल चल रही है बाबा रामदेव ने एलोपैथी वाले के ऊपर, थोड़ी सी कोई कमेंट कर ली और उसके ऊपर सारी एलोपैथी के एसोसिएशन जो है उन्होंने उसके ऊपर पलटवार किया और इतना दबान किया कि हमारे जो आरोग्य मिनिस्टर है सेंटर के, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको बाबा रामदेव को एक लेटर लिख के उसकी बात को वापस लेने के रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ी चल रहा है, झंझट चल रहा है आपस में, एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो ये कौन से 25 सवाल उन्होंने किए। तो भाई ने मुझे पूछा है कि भी ये ऐसे कौन से सवाल है जिसके ऊपर प्रश्न उठाए हैं बाबा रामदेव ने एलोपैथी के ऊपर, तो वो कौन से है वो बताने की कृपया करे। तो ये एक सवाल आया था, तो आज मैं वो सारे प्रश्न जो बाबा ने उठाए हैं सवाल, तो वो मैं आपको एक एक बताना चाहूंगा। तो बाबा एक लिख रहे हैं पहले कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी कि बीपी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए निर्दोष स्थायी समाधान क्या है। बहुत बड़ा सवाल है। आज इंडिया जो है वो बीपी की बीमारी में नंबर 1 पहुंचने आया है शायद। तो हमारे देश में इतने ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो चुके हैं, तो वो पेशेंटों को परमानेंट सॉल्यूशन और उनकी बीपी की गोली खाने के बाद, बीपी की बीमारी के बाद और गोलियों खाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन दूसरे आते हैं, शरीर में नई समस्याएं आते हैं, तो उसके लिए एलोपैथी के पास क्या समाधान है, स्थायी समाधान है, उसका जवाब एलोपैथी के पास बाबा रामदेव ने मांगा है। तो बाबा रामदेव बीपी की गोली बना रहे, लेकिन वो आयुर्वेद होती है, वो निर्दोष होती है एलोपैथी के हिसाब से, लेकिन वो भी तो दवाई है। तो ये बाबा ने एलोपैथी को, क्योंकि एलोपैथी वालों ने बहुत विरोध किया बाबा की बात का, तो बाबा ने पूरा लिस्ट बता दिया कि आप मेरे इतने सवालों का जवाब दीजिए, आपके पास क्या है। तो पहला सवाल ये है, बीपी का क्या स्थायी समाधान है। दूसरा उन्होंने पूछा है, एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उनके कॉम्प्लिकेशन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो जिनको डायबिटीज होता है उनको पूरी जिंदगी एलोपैथी वाले ही बताते हैं भाई दवाई खाते रहो, इंसुलिन तक नौबत आ जाती है, फिर किडनियां फेल हो जाती है, उसका ठीक करने का कोई इलाज उनके पास है नहीं, है तो बता नहीं रहे हैं। बीपी में भी ऐसा ही है, आज बीपी आ गया पूरी जिंदगी खाते रहो, तो वो भी कभी उसमें से बाहर निकलने की बात नहीं करते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का निर्दोष स्थायी समाधान है क्या। तो उनके पास ये भी नहीं है। चौथा सवाल उन्होंने ये पूछा, एलोपैथी के पास फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन क्या है। जैसे आपने टीबी व चेचक आदि का स्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 साल हो गए हैं, जरा बताइए। तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, वो सब के लिए उनके पास मेडिसिन क्या है। पांचवा सवाल उन्होंने पूछा है, फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय क्या है। आपके मान लो आपके हृदय में ब्लॉकेज हो चुका है, तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, खुले हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कोई है। बिना बाईपास और बिना ऑपरेशन और एंजियोप्लास्टी के आ, आ, ये है वो क्या स्थायी समाधान है। आ, ये स्थायी है समाधान। छठा सवाल उन्होंने ये पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री में एनलार्ज हार्ट, हाँ हार्ट एनलार्ज हो जाता है और इंजेक्शन फ्रैक्शन, हाँ ईएफ कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कौन सा इलाज है जिससे हार्ट का साइज और फंक्शन नॉर्मल हो सके। तो
उनके पास उन्होंने ये भी सवाल किया कि नॉर्मल हो जाए और जैसे रिवर्स कर सकते हो बिना पेस मेकर के, उसका निर्दोष इलाज क्या है। तो हृदय जब काम नहीं करता है, उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो पेस मेकर रखना पड़ता है। हाँ, तो वो उसका कोई रिवर्स होने का कोई आपके पास समाधान है कि नहीं है, वो भी पूछा है। 7वां सवाल उनका ये है कि कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम करने का और लीवर पर साइड इफेक्ट रहित एलोपैथी में क्या इलाज है। तो ये भी उनका एक सवाल है। आगे उन्होंने ये भी पूछा, क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द माइग्रेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि 60 से ज्यादा माइग्रेन के प्रकार है, लेकिन एक का भी उनके पास इलाज नहीं है। तो ये लिख रहे हैं, जिसके बार बार सिर दर्द और माइग्रेन न हो, एक बार दवा खाए और परमानेंट सिर दर्द माइग्रेन बंद हो जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। 9वां सवाल उन्होंने ये पूछा है, फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने का और हियरिंग एड हट जाए, इसका कोई निर्दोष इलाज बता दे। हाँ, आंखों के चश्मे और सुनने की क्षमता, सुन नहीं पाते हो तो मशीन लगाने का लगा देते हैं, तो क्या सुनने की वापिस से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनके लिए उनके पास क्या निर्दोष इलाज है। 10वां उन्होंने सवाल किया, पायरिया होने पर जिसके दांत हिलने बंद हो जाते हैं, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवा बताइए, हाँ, जिसके करोड़ों लोग दुखी है। 11 का सवाल उन्होंने ये पूछा, एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम हो जाए बिना सर्जरी, बिना बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइसो लाइपोसेक्शन यानी कि चर्बी खींच लेने का, और ये ऑपरेशन एक तरीका होता है, या तो बेरियाट्रिक यानी कि आपका जो जठर होता है, वो जो साइज है उसको सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करके उसकी साइज छोटी किया कर दिया जाता है, ये ऑपरेशन में ऐसा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जठर की साइज कम कर लेते हैं, फिर आदमी खा ही नहीं सकता है, फिर उसका वजन धीरे धीरे कम होता है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि लाइपोसेक्शन यानी कि आपको चर्बी जो है वो खींच लो और फिर वजन कम करो। तो बिना किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए, क्या फार्मा इंडस्ट्री के में ऐसी कोई दवाई है। तो ये भी उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है। 12 नंबर में लिखा है, सोराइसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस या सफेद दाग का कोई निर्दोष स्थायी समाधान है क्या। 13 नंबर का सवाल उन्होंने पूछा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस का स्थायी समाधान है क्या। आरएफ फैक्टर पॉजिटिव को नेगेटिव करने का भी उपाय है क्या। और 14 नंबर का सवाल उनका है, एलोपैथी के पास पार्किंसन का कोई निर्दोष स्थायी समाधान है क्या। तो ये सवाल पार्किंसन के लिए भी उन्होंने बताया है। 15 नंबर का सवाल है, साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास इसका स्थायी समाधान क्या है। 16 नंबर का सवाल उन्होंने पूछा है, अनिद्रा, इंसोमेनिया, लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी दवा 4 से 6 घंटे ही असर करती है, वह भी साइड इफेक्ट के साथ, एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन दे दे। हाँ, नींद की समस्याओं के बारे में भी उन्होंने सवाल किया है। 70 नंबर है, स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए और हैप्पी या गुड हार्मोन बढ़ाने के लिए जिससे आदमी तनाव मुक्त और प्रसन्न हो जाए, फार्मा इंडस्ट्री की में इसकी कोई दवाई बता दे। 18 नंबर है, इनफर्टिलिटी में बिना कृत्रिम साधनों, टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के अलावा, जो बहुत पेनफुल होती है, एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई बता दे जिससे समस्या का समाधान हो जाए, जिससे बिना टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के नेचुरल तरीके से संतान हो जाए और व्यक्ति लाखों रुपए की लूट से बच जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बता दे। तो ये 18 सवाल हो चुके हैं। और आगे है, उन्होंने ये भी पूछा है, फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाली कोई निर्दोष दवाई बताए, कि आप बूढ़े लग जाते हो तो इससे बचने के लिए भी कोई दवाई है तो वो भी बताइए। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट से हीमोग्लोबिन बढ़ाने का निर्दोष तरीका बताइए। हाँ, तो आप जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दवाई खाते हो तो उसकी साइड इफेक्ट आती है, नेचुरल तरीका उनके पास नहीं है। आदमी बहुत ही हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है,
इसके इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवा है तो बताइए। ये भी एक विचित्र सवाल उन्होंने पूछा है कि जो हिंसक वृत्ति वाले हो चुके हैं, क्रूर हो गए, हैवानियत हो आ गई है, ऐसे लोगों को इंसान बनाने की कोई दवाई है तो वो भी बता दीजिए। कैसे कैसे सवाल ले आए हैं बाबा जी। आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन, नशा छूट जाए ऐसी कोई एलोपैथी में दवा है तो बताइए। तो जो लोग एडिक्टेड है, दवाई ड्रग्स खाते हैं, नशा करते हैं, तो इसमें से बाहर आने के कोई रास्ते हैं तो वो भी एलोपैथी बता दे। 23 नंबर में है, एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाई है तो बता दे। तो ये झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, तो उसकी भी कोई दवा है तो बता दो कि जिससे ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय है तो वो भी बता दे। और एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्व गुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। तो इतने सारे सवाल बाबा ने खड़े कर लिए हैं। तो हमको यहाँ हम नहीं एलोपैथी को गालियां देते हैं, नहीं हम आयुर्वेद को गालियां देते हैं। देखो, दोनों का एक अपना एक रिजल्ट है। इमरजेंसी में एलोपैथी बहुत अच्छी है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आयुर्वेद के सहारे जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही बताते हैं कि आपको दवाई खाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा कुछ करो कि नहीं आयुर्वेद की दवाई खानी चाहिए, नहीं आपको एलोपैथी की या दूसरी भी दवाई खाने की नौबत नहीं आए। तो इसके लिए आपको कुदरत को ही पकड़ना पड़ेगा, कुदरत के कानून को समझना पड़ेगा। और हम तो यही बताते हैं कि भी आप खान पीन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। योगाहार में हम यही बातें बता दी है आपको कि इससे आपको ये दोनों के झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो दोनों को आ, हाथ जोड़ते हैं कि भी एलोपैथी वाले और आयुर्वेद वाले दोनों लोगों को दवाई खिलाने में से ही बाहर आए। दवाई की जरूरत, हाँ, मान लो कि भी हम कुछ कर रहे, ये नेचुरल डाइट हम कर रहे और इसमें हमको ऐसा लगता है कि भी हम उसमें कुछ अच्छा या सही नहीं कर पा रहे, हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ी हेल्प ले लो। आप आयुर्वेद की ले लो या एलोपैथी की इमरजेंसी में ले लो, तो वो अलग बात है। जहां जीवन मरण का सवाल है वहां आपको जो मिल जाए उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। ऐसा फिर ऐसा नहीं है कि भी आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी गाड़ी में पंक्चर हो गया, या अब स्पेयर व्हील में भी हवा नहीं है, अब आपकी गाड़ी रुकी है, आपको कोई प्रोग्राम है और टाइम पे पहुंचना है, और रास्ते में आपको जो मिल गया, मान लो कोई हरामी व्यक्ति या गुंडा गाड़ी लेके जा रहा है और वो आपको लिफ्ट देके आपके वहां तक पहुंचा देता है, आपके स्थल पे जहां काम को जाना है, तो फिर उस टाइम हम ऐसा न सोच के बैठ रहे, अरे या तो ये गुंडा है, उसकी गाड़ी में मैं बैठूंगा नहीं। हाँ, तो वो गलत है। हाँ, कोई भी हरामी हो या कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। देखो, हर चीज का फायदे है, नुकसान है। यहाँ एलोपैथी के फायदे लोगों को शॉर्ट फायदे जल्दी मिल रहे हैं, रिजल्ट तुरंत मिल रहा है। तो एलोपैथी इसीलिए इसीलिए इतनी ज्यादा उसका फैलावा हुआ है, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट देता है। हाँ, आपको तुरंत राहत दे देता है, इमीडिएट। हाँ, आपने अब आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो तुरंत उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दिया, खुला कर दिया, आपका काम हो गया। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इमरजेंसी के लिए अद्भुत है। लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर को पकड़ लिया, दवाई ले ली और फिर अपने काम पे लग गए। उनको ये पता नहीं है कि भी तू दवाई लेके खा रहा है, जी रहा है, लेकिन बाद में उसकी क्या हालत होगी, वो वो पब्लिक को देखना है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कादव उछाड़ रहे हैं, आयुर्वेद वाले एलोपैथी वाले के ऊपर, एलोपैथी वाले आयुर्वेद वाले के। दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों अपनी अपनी तरह अपना काम कर रहे हैं और फायदा दे रहे हैं। नुकसान है, लेकिन हर हर कर्म का फायदा और नुकसान दोनों तो रहता ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो
लोगों को जागरूक करना है, हमारा काम क्या है। हाँ, डॉक्टर एलोपैथी वाले हैं तो एलोपैथी वाले को पेशेंट को बताना है कि भाई तुम परमानेंट दवाई खाएगा तो उसकी साइड इफेक्ट ये आएगी। ये दवा खाने में बोर्ड होना चाहिए कि भाई ये हर रोज के लिए नहीं है, इमरजेंसी के लिए है। देखो, ये हमारे इंडिया में ये बातें बहुत समझने में है। कैसी? कि आप फॉरेन में जाओ ना, विदेश में क्या है, वहां एलोपैथी चलती है लेकिन वो लोग पहले आपको दवाई देने से पहले उसकी साइड इफेक्ट कितनी है वो पहले गिना देते हैं कि भाई ये दवाई खाने से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इतनी जोखम है, और जोखम आप समझ लो फिर दवाई खाओ। तो वहां कायदे ऐसे हैं कि पहले जोखम बताए जाते हैं, फिर उसको ये दवाई खिलाने के लिए दिया जाता है। हमारे इंडिया में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ लोगों की नीतिमत्ता ही नहीं है कि भाई इसकी ये जोखम है तो मैं उसको पहले अलर्ट करूं। ऐसा है ही नहीं। तो समस्या सबसे बड़ी यहाँ इंडिया में ये है, लोगों को हम जागरूक नहीं कर रहे। सरकार भी उसके पीछे कुछ काम नहीं कर रही है। हाँ, संस्थाएं भी इसके पीछे कुछ काम नहीं कर रही है। एलोपैथी वाले बैठे हैं, दवाई बेच रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर्स है, लेकिन उसकी जरूरत कब होनी चाहिए? इमरजेंसी में। हाँ, ये देखो, कितने लोग आयुर्वेद के पास आए कोरोना काल में? नहीं आए ना ज्यादा। लोग एलोपैथी के पास दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लोगों को भरोसा है कि वो हमको बचाएगी। अभी भी लोगों को आयुर्वेद और योग के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये जब तक अवेयरनेस आएगी नहीं, तब तक ये एलोपैथी वाले चलने वाले हैं। अच्छा, दारू बेचने वाले को क्या जाहिरात देनी पड़ती है कि भाई मेरे पास आओ और पिए दारू? नहीं, लोग सामने से जाते हैं। दूध बेचने वाले को घर घर घूमना पड़ता है बेचारे को, जो अच्छी खाने की चीज है। ये फल बेचने वाले घर घर आते हैं, और आप बोलो वो भाव थोड़ा कम करके भी बेच के जाते हैं, क्या मजबूरी में बेच रहे हैं? और दारू वाला कहीं निकलता है क्या? अच्छा, गुटखा मावा खाने वाले सामने दुकान पे जाते हैं और वहां जाके खरीद के लेके थे और खाते हैं। खराब कर्म करने के लिए लोग सामने से जाते हैं, अच्छे कर्म के लिए। तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे देश में लोगों को अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। हमको ये काम करना है। आपस में झगड़ने से क्या? बाबा के सवाल सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? उनके सामने झगड़ने से क्या फायदा है? झगड़ने से और दिक्कतें बढ़ने वाली है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर केस होगा, ये होगा, ये सारी चलता रहेगा। इससे इससे लोगों को क्या? कुछ नहीं है। हाँ? लोग तो वही करने वाले हैं जो उनके माइंड में है, समझ में है। हमको क्या करना है? लोगों को अलर्ट करना है, अलर्ट करना है। ये काम पहले करने की जरूरत है। हमारे शिक्षण के अंदर शरीर को संभालने के लिए कैसे संभालना चाहिए वो पढ़ाया जाना चाहिए। आप एक इंजीनियर बना रहे हो, हाँ, सिविल इंजीनियर बना रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अलग अलग प्रकार के इंजीनियर हम बना रहे हैं, केमिकल से लेके बायोटेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर बना रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति को जो कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसको शरीर कैसे संभालना है वो क्यों नहीं सिखा रहे हम? जरूरत क्या है? पहले ये है, फिर उसको इंजीनियर बनाओ। पहले उसको ये बताओ, ये सिखाओ कि तुम सब सुबह में उठे, स्नान किया, तो स्नान कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है, अच्छा कपड़े कैसे धोना है, क्या वो भी सिखाया जाता है? प्रैक्टिकली करते है कोई? वो भी हम नहीं सिखाते। रसोई कैसे बनानी है? हाँ, घर पे मम्मी पापा बाहर गए हैं, बीमार है, तो उस टाइम क्या करोगे? टिफिन लाके खिलाओगे? तो हम तो ये भी नहीं सिखा पा रहे हैं। शिक्षण में गलतियां है, शिक्षण में कमियां है। जब तक नहीं बदलेगे, शिक्षण की नीति नहीं बदलेगी, तब तक ये झगड़े रहने वाले हैं। तो हमको ये बातें सीखनी है, और लोगों को, लोग सीखे या ना सीखे, आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉलेज में पढ़ाया जाए, ना पढ़ाया जाए, लेकिन आप आपके बच्चे को तो ये सिखाइए कि भी खाना किस तरह खाना है। और आप खुद नहीं सीखोगे तो आप बच्चे को क्या सिखा पाओगे? हाँ? प्राणायाम क्या है, योगा क्या है, कपालभाति क्या है, कौन सा खुराक शरीर में क्या करता है, वजन क्या है, कैलोरी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, किसको क्या खाना चाहिए, ये सारा तो हमको खुद को सीखना पड़ेगा। और हमको वही हमारे बच्चे को सिखाना पड़ेगा।
आप खुद नहीं सीखोगे तो आप बच्चे को क्या सिखा पाओगे? और आप खुद नहीं बच्चे को सिखा पाते हो तो आपके कॉलेज बच्चे के कॉलेज वाले क्या सिखाएंगे? डॉक्टर्स क्या सिखाएंगे? हाँ, आप उनके पास अपेक्षा ही क्यों रखते हो? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाबा के सवाल वाजिबी है, उसके सामने जवाब दे नहीं पाएगी ये इंडस्ट्री। हाँ, वो चुप हो जाएगी। लेकिन ये गलत है। मैं तो बोलता हूँ किसी भी प्रकार की दवाई लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बाबा ने बहुत रिसर्च किया है, अच्छी अच्छी दवाई दी बनाई है, बीपी की भी गोली उन्होंने बनाई है बिना नुकसान वाली। हाँ, बीपी कंट्रोल रहता है और एलोपैथी जैसी ही वो रिजल्ट देती है। तो हमको बीपी कंट्रोल करना है, हम खान पीन में ध्यान नहीं रख पाते हैं, और बीपी कंट्रोल करना है तो एलोपैथी की दवाई ले, इससे अच्छा है कि आयुर्वेद की ले ले, बाबा की ले ले। हाँ, कई एलोपैथी के डॉक्टर बाबा की दवाई खा के जीते हैं, और वो पेशेंट को एलोपैथी की दवाई खिला रहे हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको आयुर्वेद भी ऐसे ऐसे आयुर्वेद के भी ऐसे डॉक्टर मिल जाएगी कि वो प्रैक्टिस बने हैं आयुर्वेद के डॉक्टर और दवाई दे रहे एलोपैथी की। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और करना है तो आप दोनों को मिक्स कीजिए। हाँ, एलोपैथी वाले को भी बताइए कि भी ये आयुर्वेद की दवाई है, आप वो दवाई की जगह ये प्रिस्क्राइब कीजिए, कम से कम पेशेंट को नुकसान तो ना हो। तो सरकार को ये दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री इसको मिक्स नहीं करने देगी। हाँ, ये यही बड़ी समस्या है। अब जब वो कुछ नहीं करने वाले हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको पब्लिक को अलर्ट करना पड़ेगा, पब्लिक को ही समझा दो, वो खुद ही तय करे कि मुझे कौन सी दवाई खानी है। हाँ, अब पब्लिक ही जाग जाएगी तो फिर किसके पास जाएगी? नहीं जाएगी। अब जो दारू का अड्डा चलाने वाला इसको बता बोलने से क्या फायदा है? लोगों को जागरूक करो कि वो अड्डे के वहां जाए ही नहीं पीने के लिए। लोग पिएगे ही नहीं तो अड्डे वाला कितना दिन चलेगा? अपने आप उसका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है। यही पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये डाइट के ऊपर देखो, विश्व स्वरूप राय चौधरी है, हाँ, डॉक्टर खादिरवली है, ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, वो अब उससे झगड़े से क्या करोगे? झगड़ने से कुछ नहीं है। आप दूसरे की लाइन छोटी करने के लिए उसकी घुसो मत, अपनी लाइन लंबी कर दो। मैं तो यही आपको बताऊंगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, यानी कि तालाब में होने वाली लील। हाँ, जो छोटी छोटी पत्ती होती है उसकी, आप देखोगे तो पत्ती की साइज ही नहीं दिखेगी। क्यों? वो छोटे छोटे बूंद जैसी होगी, बहुत छोटी होती है, नरी आंख से हम देख भी नहीं सकते। तो ये स्पिरुलिना जो है वो बेसिक वनस्पति है। ये धरती पे सबसे पहली कोई वनस्पति बनी थी तो ये पानी में होने वाली स्पिरुलिना, जो तालाब में होने वाली लील है, वो ये धरती पे सबसे पहले बनी थी। फिर दूसरी वनस्पति का विकास हुआ। तो ये स्पिरुलिना, इसमें शरीर के काम के बेसिक न्यूट्रिशन और हाईएस्ट क्लोरोफिल, जितना क्लोरोफिल स्पिरुलिना में मिलेगा इतना शायद दूसरे में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होते ही नहीं। स्पिरुलिना में फाइबर नहीं होते हैं। आप कोई भी पत्ता ले लो, इसमें उसकी नसें आएगी, वेन्स आएगी, पत्ती जितनी बड़ी साइज का उतनी ही अंदर फाइबर ज्यादा आएगी। तो स्पिरुलिना का पत्ता सबसे छोटा है, वो नरी आंख से हम देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा है। इसमें फाइबर बहुत कम है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन भी कैसे? हाँ, बेसिक, कि जिसमें से आपको जिस प्रकार का न्यूट्रिशन चेंज करना है शरीर को वो कर सकता है। तो स्पिरुलिना से बढ़िया हरा पत्ता आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो हम घर पे बना नहीं सकते, उसके लिए प्रोफेशनली उसका प्लांटेशन करना पड़ता है, पॉन्ड बनाने पड़ते हैं आर्टिफिशियल, इसके अंदर उसको प्लांट किया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसकी टेबलेट बनती है। तो स्पिरुलिना की टेबलेट हमारे गुजरात में एक कंपनी है जिन्होंने हमको काफी डोनेशन में दिया था। हमारे सेंटर पे जो लोग सेमिनार अटेंड करते थे पिछले साल, तो इसमें वो हर अटेंड करने वाले फैमिली के एक मेंबर को, हर फैमिली को एक स्पिरुलिना, जिसकी एमआरपी है
499 499 यानी कि 500 रुपये की डब्बी, हाँ, कंपनी ने हमको फ्री दिया था 1000 लोगों के लिए। तो पिछली साल ये हमने काम पूरा किया था। तो ये डब्बी अभी आपको हमारे सेंटर पे जो लोग मार्गदर्शन लेने आते हैं पर्सनली, उन लोगों को ये पहले फ्री देते थे। अब कंपनी और हमको डिस्काउंट देके ऐसा उन्होंने किया है कि जो लोग पर्सनली आते हैं वो लोग एक डब्बी लेंगे तो एक डब्बी की कीमत है 500 499, उसका हमारा सेंटर का भाव है 250 रुपया। कंपनी हमको लेस दे रही है और कंपनी ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है कि भी जो पर्सनली आए उसको आप उस एक डब्बी के ऊपर एक डब्बी फ्री। लेकिन ये पर्सनली आने वालों के लिए है, सेंटर पे पर्सनली आके गाइडेंस लेने वाले के लिए। आप घर बैठे मंगाओगे तो आपको 250 में ही मिलेगा। आप सेंटर पे आओगे तो आपको एक के ऊपर एक फ्री मिलेगा। हाँ, कई लोग ऐसे भी हमको मिल जाएंगे, साहब मुझे तो एक ही चाहिए तो 125 में दे दो। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको लेना है तो 250 में ही एक ही मिलेगी, लेकिन एक लोगे तो दूसरी आपको फ्री मिलेगी, आपको एक या आधी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो गुजराती लोग तो होशियार होते हैं, अहमदाबादी, तो वो लोग ये भी बोलते हैं। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम जो भी देते हैं, कई लोग क्या है अलग अलग पुर्जा अलग लेने आ जाते हैं। अब डायरेक्ट नल वाला है तो इसके अंदर जो है उसमें से एक एक अलग चीज मांगने आ जाता है। अहमदाबादी लोग बहुत होशियार होते हैं, हाँ, पैसा बचाने में बहुत माहिर होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हमारी जो संस्था चल रही है वो संस्था जो भी कच कर रहा है वो सेवा के भाव से कर रहा है, और उसमें से जो भी बचता है उसी में से काम करने वाले जो लोग हैं साथ में काम करने वाले के खर्चे निकालते हैं। हमारे संस्था में काफी खर्चे निकलते हैं। हाँ, म्यूनिसिपालिटी का टैक्स का बिल आता है, लाइट बिल आता है, जो काम करने वाले हैं उन लोगों की सैलरी देनी पड़ती है, हम कहीं जाते हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा चलता है, सब कुछ खर्चे निकालने पड़ते हैं। और ये सब करने के बाद कुछ बच जाता है तो वो सारा वृद्धाश्रम में दिया जाता है। हाँ, तो आप हमारे पास से कुछ लेके जाओगे तो इससे, आप में से जो कुछ बच्चा बचेगा पैसा संस्था को, वो भी डोनेशन में जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास से जो भी कुछ मंगवाओगे तो उसमें से आप इनडायरेक्टली आप कुछ न कुछ डोनेट कर रहे हो। ठीक है। तो हमारे पास से जो भी आप सामान लेते हो उसमें, हाँ, नुकसान कुछ नहीं है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। और ऐसे देखे तो मैं हर रोज एक वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए। हाँ, अच्छा, अब वीडियो में बनाने के लिए पूरा सुबह से दोपहर तक का टाइम मेरा बिगड़ता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं खुद के पैसे के लिए मैं काम करूँ तो कितना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन वो छोड़ दे के यहाँ मैं इसके पीछे लगा हूँ। दोपहर के बाद मैं सेंटर पे जाता हूँ और लोगों को मुफ्त मार्गदर्शन देता हूँ। अब मैं महीने का 2-3 लाख रुपया ऐसे कमा सकता हूँ, तो वो मैं छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का कुछ भला हो जाए। तो हमारी कीमत तो करो। हाँ, हम आपको कुछ सामान दे रहे हैं, उसमें से कुछ बच रहा है तो वो भी हमारे खर्चे निकालने के लिए कर रहे हैं। हाँ, कुछ हमको करोड़ों कमा लेने के नहीं है। ठीक है। तो माइंड में से नेगेटिव बातें निकाल दीजिए। हाँ, कि भाई ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं। बिजनेस के लिए हमारे पास दूसरे रास्ते काफी है कमाने के लिए, इससे हमारा तो गुजरान भी नहीं चल सकता। हमारा एक गांधीनगर का सेंटर चलाते हैं, उसमें बैठने वाले भाई का पगार, सफाई वाले का, लाइट बिल का, वो भी हमको नहीं निकल रहा है। और उसका किराया तो देते ही नहीं है, क्योंकि जो भाई ने दिया है उन्होंने ऐसे ही बिना किराया लेके ही दिया है कि भी आप सेवा का, और हमको किराया देना है तो फिर वो जो भाव से हम वहां जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो दे ही नहीं सकते। हाँ, उसको डबल भाव करके ही हमको देना पड़े। तो ये आप समझिए कि भी जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे लोगों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। ये बाबा रामदेव का इतना साम्राज्य बड़ा हो गया है तो क्या बाबा अपने घर पे पैसा ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं। उन्होंने वही पैसों में से गुरुकुल बनाए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए हैं। हाँ, तो ये सारी, कोई भी काम करने के लिए पैसे तो चाहिए, बिना पैसे कुछ कर नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हो, आप खुद करो तो पता चले कैसे होता है।
और उनके साथ काम करने वालों का घर भी चलाना पड़ता है, पगार देना पड़ता है, सरकारी कायदे कानून के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तभी ये चलता है। तो बाबा जो कर रहे हैं, और ये पतंजलि ही ऐसी एक औद्योगिक संस्था है जो जो कमाती है वो पूरा 100% डोनेशन में ही खर्च करती है। हाँ, यानी कि लोगों के भलाई के लिए ही वो खर्च कर रही है, अपने घर कुछ नहीं ले जा रही है। अब दूसरी कंपनियों की एलोपैथी वालों ने कितने डोनेशन किया, अभी ये टाइम आया तो लूट चलाई। तो क्या बाबा ने क्या अपनी प्रोडक्ट का भाव डबल कर लिया था क्या कोरोना काल में? नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। काम की बातों में आज एक साल पहले की बात हमको रिवाइज करना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात में अंबाजी है, जहाँ अंबे माता का बड़ा स्थानक है। तो वहाँ ये प्रहलाद भाई जानी करके चुंदरी वाले माता जी उसको बोले जाते थे, चुंदरी वाले माता जी वो रहते थे। और उन्होंने 15 साल की उम्र से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, बिना पानी और बिना खुराक वो करीब 85 साल जिए, और 90 से ज्यादा 95 के आसपास की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो बिना खुराक बिना पानी कैसे जिया सकता है, वो कोई शोध नहीं पाया। ये नासा वालों भी उनके पास आए थे, नासा वालों ने भी उनका चेकअप कर लिया। अहमदाबाद की बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों ने उनके निगाह में रखा। हाँ, एक एक महीना 15-15 दिन उनके पास रखा, बिना खाने पिए दिया और टेस्ट किए, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला कि ये कैसे जिंदा रह पा रहे हैं। तो ये योग की ताकत है, अपने कर्मों की ताकत बताती है। तो भगवान जो है ऊपर वाला, जिसको जो ताकत देता है, उसमें कुदरत के नियमों को भी छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा आज तक अभी शक्य नहीं हुआ है, लेकिन ये जिंदा हमारे बीच में थे। वो पिछली साल इसी समय पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो अंबाजी गब्बर जो है, वहाँ उनका छोटा सा आश्रम है, वहाँ वो रहते थे। और हमारे पड़ोसी गांव के ही थे। हमारा गांव और उनका गांव एक ही पड़ोसी गांव वाले थे। हमारे ससुर का गांव भी उनके पड़ोस में था, उनकी जमीनें भी एक साथ जुड़ी हुई थी, खेती की जमीन। तो ये रियलिटी है। उसके पीछे कई लोग ऐसा बोलते थे कि ये तो नाटक कर रहे हैं, गलत बात है, कि ये तो खाए पिए बिना जी रहे, वो तो खोटी बात है, गलत बात है। ऐसा लोग बोलने वाले भी थे, जिसको श्रद्धा ही नहीं थी वो लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन डॉक्टर्स लोगों ने अपनी प्रयोग करके उनके ऊपर वो तय किया था कि भाई इसका हमारे पास जवाब नहीं है। तो एलोपैथी जो है वो भी उसके पीछे कुछ जवाब नहीं दे पाई थी। योग वाले तो बोलते हैं कि भाई योग करो तो आप ये भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, जो लोग तप करते हैं पहाड़ियों में जाके, गुफाओं में जाके, हाँ, सालों तक एक ही पोजीशन में बैठ के रहते हैं, वो खाए पिए बिना रहते हैं, तो वो उनकी तप की ताकत होती है। संसार में रहने वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन तपस्वी लोग ये कर सकते हैं। और आगे आज हम एक पुरानी बात याद कराते हैं कि 26/5/2019 में हमारी शिविर हमारे सेंटर पे लगी थी। उस टाइम हमने कौन सी चीजें शिविर के दिन लोगों को खिलाई थी रॉ फूड में, वो कि हमारे पास मेमोरी में वापस आता है, तो हम ये भी आपको बताते रहेंगे कि भी कब कब हमने कौन सी चीजें खिलाई थी। तो आप ये भी जरा देख लीजिए। फ्रूट सैलेड क्या है दीदी? 26/5 નું અમૃત ભોજન, ફ્રૂટ સલાડ, फ्रूट सलाड है, ઇડલી, ચટણી, કેરીની ચટણી, લીલી ચટણી, ग्रीन चटनी, कैरी की चटनी, मैंगो की, નવરત્ન સલાડ, नवरत्न सलाद, મિક્સ સ્પ્રાઉટ્સ, मिक्सी स्प्राउट, પૌવા, पोहा, ગલકાનું શાક, गलका की सब्जी, પપૈયાનો સંભારો, पपैया का संबारा, સોજીનો શીરો, सूजी का शीरा, કચુંબર, कचुम्बर, દૂધી, लौकी, આલુની કાતરી, आलू की કોળું, और पंपकिन कोरू।
तो ये सारी चीजें हमने उस टाइम खिलाई थी, तो ये रिवीजन हमको मिल गया तो हमने आपको बताया, क्योंकि ये कोरोना जाएगा तो हमारी सेमिनार चालू हो जाएगी, तो उस टाइम ऐसी अच्छी चीजें आपको खाने को मिल सकती है। हमारे सेमिनार में हम बहुत कम रेट में, सिर्फ उस टाइम हम 100 रुपीज में ही, हाँ, सेमिनार पूरा अटेंड करने का और खाना भी खाने का और भर पेट खाने का, हाँ, आपकी हो सके इतनी खाने की कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये हम सेवा भाव से सब कुछ करते रहते हैं। कोरोना किट जो कोरोना में से गुजर चुके हैं ऐसे लोगों के लिए हमने बनाई है, क्योंकि कोरोना की दवाई खाने के बाद आपके शरीर में काफी दिक्कतें आई होगी, आपके शरीर की काफी सिस्टम में गड़बड़ी हो चुकी है, तो उसको रिकवरी करने के लिए ये किट जो है वो काम की है, और ये हर चीज बहुत फायदे वाली है, तो आप वो मंगवा सकते हो। हमारी ई बुक अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे, तो ये भी आप योगाहार के जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं वो ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हैं। हमारी दूसरी एक चैनल है फूड विथ लाइफ की, उसमें हम रेसिपी के अलग अलग आइटम्स बताते हैं, और एक छोटा सा मैसेज, आपको कहीं भी कुछ करना है तो प्रिंट करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।